morning. I am Seema, student of BSc Chemistry Honors Final Year. Today I want to give my presentations on the chapter Energy Productions in Living Organisms, जिसमें हमारे सब टॉपिक्स हम ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycles, oxidative phosphorylations और enzymes और coenzymes के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब ये हमारी वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को जीने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी की। वो एनर्जी में कहाँ से ऑब्टेन होती है? वो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है फूड से, जो हम खाना खाते हैं उससे। तो हम डेली लाइफ में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मूवमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन होती है, डाइजेशन होती है, इन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ये हमें खाने खुद नहीं बना सकते, हमें बाहर से रिक्वायरमेंट्स होती हैं एनर्जीज की। तो जो फेवरेट सबस्ट्रेट होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में फर्दर टूटता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स हैं उनका टूटना और एनर्जी की, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी की फॉर्म में, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन हमारी दो टाइप्स की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और जो अनएरोबिक होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। यही जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये भी हमारे रेस्पायर करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है उसके केस में जो रेस्पिरेशन, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है। लेकिन इन द केस ऑफ द प्लांट्स ये में गैसेस ऑफ द एक्सचेंज होती तो है, बट इसमें गैसेस ऑफ द एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा होती है जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो फेवरेट सबस्ट्रेट हमने बात की थी ग्लूकोज होता है, इसके साथ साथ और भी फेवरेट सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे हमारे विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये हमारे अलग फेवरेट सबस्ट्रेट होते हैं। अब जो हमारी फैट्स होती हैं वे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हमारी टूटती है। तो फैटी एसिड्स जो हमारे फर्दर को एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने से पहले। ऐसे ही जो हमारी ग्लिसरॉल होता है वो हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में टूटता है रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने से पहले। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटते हैं, लेकिन फिर ये फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए में दोबारा से ये सिंथेसाइज हो जाते हैं जो हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ऐसे ही जो हमारा प्रोटीन्स होता है वो भी हमारा अमीनो एसिड्स क्रेब्स साइकिल्स का जो इंटरमीडिएट होता है उसमें टूटता है और पायरुविक एसिड में टूट जाता है, और फर्दर इनसे फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन पाथवे है वो एक एम्फिबॉलिक पाथवे है, मीन्स कैटाबोलिज्म भी और एनाबोलिज्म, सिंथेसिस भी होता है और उसमें डिग्रेडेशन भी होता है। तो फर्स्ट इसमें हमारी जो प्रोसेस चलती है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो कि हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम इसका ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, मेंटन मियर हुक पाथवे जो इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे 10 स्टेप्स होते हैं जो 3 प्रोसेस के थ्रू ये हमारी प्रोसेस चलती है। इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा ऑलवेज अनएरोबिक स्टेप होता है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होती है, भले ये ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट हो फिर भी ये हमारा फर्स्ट स्टेप एनारोबिक स्टेप रहेगा। तो इसमें जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोकाइनेस एंजाइम। इसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस एक कोफैक्टर की तरह यूज किया जाता है, मीन्स जो एंजाइम हमारे इनएक्टिव है उनको एक्टिव करने के लिए हम कौन फैक्टर का यूज करते हैं। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फोस्फोग्लूकोकाइनेस आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। फिर हमारा जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में टूटता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से। फिर जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो हमारा एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में टूटता है, और यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम होता है जिससे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट जाता है। फिर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो हमारा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में टूटता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। फिर उसके बाद जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में टूटता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड म्यूटेस की हेल्प से। जो 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है फिर वो हमारा फर्दर टूटता है एंजाइम फोस्फोफिनोल पायरुवेट में। इसमें यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारा रिलीज होता है फोस्फोफिनोल पायरुवेट काइनेस एंजाइम की हेल्प से। फिर वो हमारा फर्दर टूटता है
पायरुविक एसिड में, ये लास्ट स्टेप है में, इसमें पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड के 2 मोल्स बनते हैं और ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज का लिया था। अब हमें देखना है कि फेट ऑफ द पायरुविक एसिड, मतलब क्या भाग्य है पायरुविक एसिड का, कि किस डायरेक्शन में जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में जाएगा, इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में जाएगा। अगर अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में जा रहा है तो फर्मेंटेशन होगी, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में जा रहा है तो वहां पे हमारी क्रेब्स साइकिल चलती है, और क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे ये पाई जाती है। तो क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है हमारा, इसमें हम पायरुविक एसिड को लेते हैं। पायरुविक एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयनिक कोफैक्टर का यूज किया जाएगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए और जो ऑक्सो एसिटेट 4 कार्बन का कंपाउंड है, जो एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, फिर हमारा 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि हमारा सिट्रेट होगा। सिट्रेट के बाद फिर ये हमारा टूट जाएगा एंजाइम आइसो एकोनाइट्रेट में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर उसके बाद जो हमारा सिस एकोनाइट्रेट में टूटा था, फिर उसके बाद वो हमारा आइसोसिट्रेट में टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आइकोनाइट्रेट में। फिर उसके बाद जो हमारा सिस आइसोसिट्रेट था, फिर वो हमारा सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में टूट जाएगा। लेकिन इससे पहले अल्फा कीटोग्लूट्रेट में टूटने से पहले वो हमारा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से वो हमारा ऑक्जेलोसक्सिनेट में टूटेगा। फिर वहां से हमारा कार्बोक्सिलेज होगी, मतलब CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होएगा वहां से, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट में फिर वो स्टेप पे ऐसे साइकिल चलेगी। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद फिर वो हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में टूटेगा, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस। फिर जो हमारा सक्सिनेट है वो हमारा फ्यूमरेस में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रेज। फ्यूमरेट है फिर हमारा मैलेट में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्यूमरेस, और जो मैलेट है फिर हमारा ऑक्सो एसिटेट में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेशन। और ऐसे ही हमारी ये साइकिल चलती रहेगी, इसलिए इसको साइकिल्स को क्रेब्स साइकिल का नाम दिया गया है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी हम इसको कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम अपनी नेक्स्ट साइकिल को देखते हैं, जो प्रोसेस को देखते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इसमें 2 इंटरकनेक्टेड इसकी प्रोसेस होती है, कीमियोस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होती है, मतलब ये हमारी एक ATP डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, मतलब इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, जब ट्रांसफर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द NAD पॉजिटिव एंड द NADH से, जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन में, तो वहां पे हमारी ATP की सिंथेसाइज होती है, और ये हमारी जो ATP पाई जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारी एनर्जी वहां पे स्टोर होती है। इसमें फोस्फोलिपिड लेयर का यूज किया जाता है, और इसमें 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। लास्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे हमारा ATP सिंथेसिस एक एंजाइम होता है। तो इसमें जो हमारी प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, 2 प्रोसेस हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, मतलब ये हमारी एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है NAD से NADPH से, और NAD से टू द इलेक्ट्रॉन्स का हमारा क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू द अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो लास्ट जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे सिट्स होती है, और वो प्रोटॉन को पिकअप करती है और वहां से वाट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। इसके साथ एक प्रोसेस होती है जो कीमियोस्मोसिस होती है। कीमियोस्मोसिस में क्या होता है, जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वो उस एनर्जी को कैप्चर करता है और फिर उसको ATP जो एनर्जी है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर जैसे ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें थकान महसूस हो जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो जिसके कारण सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे पिकअप नहीं करेगा, जिसके कारण कीमियोस्मोसिस प्रोसेस आगे नहीं चल पाएगी, और ना ही एनर्जी की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे नहीं चल पाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी तो कीमियोस्मोसिस प्रोसेस हमारी ATP की सिंथेसाइज नहीं करेगी। तो हम जो ह्यूमन बींग्स है थोड़ी देर तक के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिर थकान महसूस हो जाएगी, तो नई जो ऑक्सीजन नहीं आएगी, नई सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के बाद इसमें हमने डिस्कस करते हैं जो हमारी होती है फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन हमारी
होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे जो हमारे सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वे सल्फेट को यूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर यूज किए जाते हैं। अब एक स्टेप रहेगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इसमें हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिलीवरी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है बाय द एनएडी पॉजिटिव एंड एनएडीएच में, मतलब इसमें जो रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपीएच होते हैं में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो बिगनिंग होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। फिर उसके बाद फर्दर जो एनएडी और एनएडीपीएच है वो दूसरी जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें उसका यूज किया जाता है। सेकंड इसमें प्रोसेस होती है जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन की पंपिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास डाउन किए गए थे तो वहां से एनर्जी जाएगी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ पे जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी एच पॉजिटिव आयंस को पिकअप करेगी और उनको जो मैट्रिक्स के अंदर उनको उनसे मूव्स आउट वहां से उनको बाहर निकालेगी और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डालेगी। तो ये जो पंपिंग होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को सेटअप कर देती है। थर्ड स्टेप होता है इसमें ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होना, मतलब जो लास्ट एंड पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर पे ऑक्सीजन बैठी है वो प्रोटॉन को पिकअप करेगी जिसके कारण वो वहां पे वाटर की फॉर्मेशन कर देगी। लास्ट स्टेप इसमें होता है ड्राइवन सिंथेसिस, एटीपी की जो सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है इसमें हमारा जो एच पॉजिटिव आयंस है वो अपने मूवमेंट को फ्लो डाउन नीचे थोड़ा सा कम कर लेंगे और जब वे अपने उस प्रोसेस को फ्लो डाउन करेंगे तो मैट्रिक्स में दोबारा से हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जिसके कारण मैट्रिक्स में दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वहां से हमारी एटीपी की सिंथेसाइज हो जाएगी। फिर फर्मेंटेशन के बारे में देख रहे थे, तो फर्मेंटेशन जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे मिथोजेंस भी होते हैं जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमिनेंट्स जैसे काउस में उसी में पाए जाते हैं, तो वहां पे एक CO2 का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की तरह जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जेट को फर्दर प्रोसीड करती है। अब जो फर्मेंटेशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मतलब जो NADH जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई हमारी ग्लाइकोलाइसिस में लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को नहीं ला पाती, NAD पॉजिटिव को नहीं ला पाती, मतलब फर्दर उसमें नहीं ला पाती, जिसके कारण हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस फर्दर चलनी होती है। तो अब कैसे चले हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, तो जो हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो उस NADH पॉजिटिव NADH को वो हेल्प्स करती है रीजनरेटिंग करने में NAD पॉजिटिव आयंस को, ताकि हमारी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस हो वो फर्दर चल सके। अगर हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिफाइन करना तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो NADH है वो अपने NADH ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द पायरुवेट में जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी एंड देन प्रोड्यूसिंग द लैक्टोज एज बाय ए प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करेगी, तो उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल देते हैं। तो इसमें लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है जो कि एक डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है लैक्टिक एसिड की, तो इसलिए इसको लास्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। इसमें भी सिमिलरली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरह होती है। इसमें जो अपने NADH वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर देती है, ट्रांसफर करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स कैरियर को डेरिवेटिव ऑफ द पायरुवेट, इसमें पायरुवेट के जो डेरिवेटिव मतलब एसिटाल्डिहाइड में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देती हैं एंड देन प्रोड्यूसेस द इथेनॉल एज बाय साइड प्रोडक्ट। इथेनॉल एक अल्कोहल होती है तो इसलिए इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देते हैं। पायरुवेट जब अपने इलेक्ट्रॉन एसिटाल्डिहाइड में देगा तो वहां से डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब पायरुवेट तो 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन एसिटाल्डिहाइड तो 2 कार्बन कंपाउंड है, तो वहां से CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 2 कार्बन कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब फर्मेंटेशन है इसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी होती है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और इसके साथ साथ बेकरीज में ब्रेड कुकीज ये बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम CO2 जो हमारे ये मैदा होता है इसको अगर हम वार्म इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि स्पॉन्जी सा हो जाता है, ये हमारे क्यों होता है फर्मेंटेशन के कारण होता है। ब्रेवरीज में भी यूज की जाती है वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए, इसके साथ साथ फर्मेंटेशन से एक टिपिकल स्मेल और टेस्ट दे देती है हमें। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो हमने कहा था कि इसमें हम इंजाइम्स और कोएंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, उनको एक अंडर माइल्ड कंडीशंस जो टेम्परेचर और प्रेशर की माइल्ड कंडीशंस में उनको फर्दर करवाते हैं, वे हमारे क्या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स कुछ प्रोटीन्स तो हमारे क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स तो हमारे प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं और कुछ प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वे हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम्स में
हाँ, फिर उसके बाद इसमें आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, मतलब जो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है वो एसोसिएटेड होता है प्रोटीन पार्ट के साथ। नॉन प्रोटीन पार्ट मीन्स उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मेटल आयंस होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है 2 टाइप्स का होता है, एक कोफैक्टर का होता है, एक कोएंजाइम का होता है। तो कोफैक्टर में भी यही सेम डिफिनेशन होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट की तरफ एसोसिएटेड होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि जो कोफैक्टर होता है उसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस मेटल आयंस यूज किए जाते हैं, और जो हमारा कोएंजाइम होता है उसमें हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। इसमें एग्जांपल जो कोफैक्टर का है उसमें हमारे आयरन हो गया जो हीमोग्लोबिन में होता है, लेकिन जो कोएंजाइम उसमें हमारी एनर्जी एटीपी, एनएडीपीएच, एनएडी ये एनर्जी हो जाती है। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं एंजाइम। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एंजाइम फास्टेस्ट एंजाइम होता है वो हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेस होता है। उसके बाद हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एंजाइम्स की कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंजाइम्स करेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये एक पार्टिकुलर पीएच पर एक्ट करते हैं, इसके साथ साथ ये 37 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्ट करते हैं जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, और ये हमारी रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम है तो वो भी हमारी रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इनका जो मोलिकुलर मास होता है एंजाइम का वो हमारा 10⁴ to 10⁶ होता है, जिसका डायमीटर हमारा 10 to 100 नैनोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन क्या होता है इनका। तो इसमें एक्शन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एंजाइम का वो हमारा एक की और लॉक एंड की तरह होता है। जैसे ताला होता है उसके अंदर कौन सी चाबी है वही फिट हो सकती है, तो ऐसा मैकेनिज्म होता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वाले स्टेप में हमारा बाइंडिंग होता है जो एंजाइम का विद द सबस्ट्रेट के साथ, जिसके कारण वो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। मींस जो एंजाइम्स होता है उसके पास एक एक्टिव साइट्स होती है और स्पेसिफिक शेप और उसकी साइज होती है। तो एक जो सबस्ट्रेट है उसी स्पेसिफिक शेप और साइज का उस रिएक्टिव साइट पे आके बाउंड करेगा, और जिसके कारण हमारा जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड स्टेप है जिसमें हमारा फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होता है। अगर हम एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, लो कर देगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। थर्ड स्टेप में है प्रोडक्ट्स को रिमूव करना फ्रॉम द एंजाइम से। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हमारा डायरेक्टली जो एंजाइम की रिएक्टिव साइट है वहां पे वो इंटरेक्शंस नहीं करता, तो वहां से वो रिमूव कर दिया जाता है और फिर फर्दर कोई दूसरा सबस्ट्रेट आता है, और ये प्रोसेस हमारी ऐसे ही रिपीट होती रहती है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एंजाइम्स की क्या एप्लीकेशंस होती हैं। ये हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द वाइन और बियर बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ साथ जो इसमें एंजाइम्स इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है, जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। जो हमारा यूरियस होता है वो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। जाइमेज होता है जो हमारा ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज कर देता है। पेप्सिन होता है जो हमारा प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है। इसके साथ साथ इसमें ये हमारी डिजीज को क्योर करने में मदद करता है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो हमारे ब्लड डिजोल्व कर देता है ब्लड क्लोट्स को, मतलब हार्ट अटैक को बचाने में भी यूज किया जाता है। उसके साथ साथ एक एंजाइम होता है हमारा फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एनालाइन एक एंजाइम होता है, वो भी हमारा यूज किया जाता है डिजीज को रोकने के लिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेशन हो जाते हैं उन कंपाउंड्स की, और जो हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर देता है, तो उस डिजीज को रोकने के लिए भी इसका काम किया जाता है। अब हमारे 2 टाइप्स के इनहिबिटर होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। एक कॉम्पिटिटिव होता है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो ड्रग्स हमारी कॉम्पिटिटिव करती है, मतलब जुड़ती है विद द सबस्ट्रेट के साथ, तो जो एंजाइम की रिएक्टिव साइट्स है उसको वो ब्लॉक कर देती है। लेकिन ऐसा नॉन कॉम्पिटिटिव में नहीं होता। इसमें जो हमारी ड्रग्स हैं वे कॉम्पिटिटिव नहीं करती सबस्ट्रेट के साथ, और जो एक्टिव साइट होते हैं एंजाइम्स उसको डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करती, उसको इनडायरेक्टली ब्लॉक करती है एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को। किसके उसको मॉडिफाई कर देती है, किसके साथ बाइंड करके उसको, जो एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक साइट वो होती है जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके पास में प्रेजेंट होती है। अब हम इसमें फर्दर को एंजाइम्स फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। को एंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी वही होते हैं जिसमें हमारा एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हमारे सिलेबस में 4-5 को एंजाइम्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस अब करेंगे। तो पहला है जो हमारा को एंजाइम्स ड्राइव्ड किया गया है हमारा फ्रॉम द पेंथेनोइक एसिड से। कोएंजाइम जो पेंटेनोइक एसिड से ड्राइव किया गया कोएंजाइम ए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पेंटेनोइक एसिड्स और जो कोएंजाइम ए वो प्रोकर्सर होता है कोएंजाइम से ए का जो पेंटेनोइक एसिड्स होता है, मतलब उसकी सिंथेसाइज करने में क्या करता है, मदद करता है। अब उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके जो कोएंजाइम ए है कि कब बनता है, वैन जब विटामिन B5 वो हमारा कंबाइंस होता है सिस्टीन के साथ, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होती है सिस्टीन की, जिसके कारण हमारा कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो कोएंजाइम है वो एसाइल ग्रुप की तरह काम करता है जो क्रेब्स साइकिल में भी मदद करता है। इसके साथ साथ इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये हमारे जो फैटी एसिड्स है उसकी ऑक्सीडेशन में मदद करता है, इसके साथ साथ उसकी सिंथेसाइज में भी मदद करता है।
और ये बायोसिंथेसिस में मदद करता है बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी में, और जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है उसको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडेशन करने में भी हेल्प करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो कोएंजाइम ए है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर कोएंजाइम ए का वो हमारा बनता है, यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग बनेगी, इसमें ऑक्सीजन, और ऊपर है वो हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ऊपर एनिलीन ग्रुप लगेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ये बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा CH2 ग्रुप लगेगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, एक फॉस्फेट जो 4 ऑक्सीजन के द्वारा गिरा हुआ है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 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 CH2 C, इधर CH3 CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और SH। तो जो ये पार्ट बना है ये हमारा C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH आएगा, ये हमारा सिस्टीन का पार्ट बना है, और जो इतना पार्ट बना है ये हमारा ADP डेरिवेटिव बना है। तो ये था कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारा कोएंजाइम जो ड्राइव किया गया हमारा नाइसिन से, NICIN। जो कोएंजाइम ड्राइव फ्रॉम द नाइसिन से जो हमारा लिया गया है ये हमारा विटामिन B3 एंजाइम है। इसमें जो नाइसिन है ये किस से फॉर्मेशन होता है, ये हमारा निकोटिनिक एसिड जो बेंजीन रिंग होती है, पायरिमिडीन रिंग, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O और NH2। पायरिमिडीन जो ये हमारा निकोटिन अमाइड से बना हुआ होता है, और इसके साथ साथ ये हमारा बना होता है निकोटिनिक एसिड से, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और निकोटिनिक एसिड्स, ये दोनों हेल्प करते हैं कोएंजाइम्स जो नाइसिन है उसकी फॉर्मेशंस में। इसके साथ साथ इसमें जो हमारी एंजाइम होते हैं वो हमारे NAD एंड द NADP होता है। NAD की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी निकोटिन अमाइड एडनिन डाइफॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड होती है, और इसमें निकोटिन अमाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फेट इसमें होती है। इनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस इसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसकी जो सेकंड पोजीशन है लोअर लाइपोज शुगर की, वहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, और इसमें जो दोनों ग्रुप होते हैं वो OH होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं वो कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ पे अपनी बेंजीन रिंग बनाई, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और वही फॉस्फेट की डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन नेगेटिव ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप फर्दर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज 2 3 4 ऑक्सीजन हमारी गई है, और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ऊपर हमारा NH2, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। और फिर उसके बाद हमारी बेंजीन रिंग बनाई हमने, ऑक्सीजन का किया, और यहाँ पे हमारा CH2, ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे OH लगा है, ये भी OH। ये स्ट्रक्चर है ना जो हमारा NAD का है, लेकिन NADP है उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सेकंड पोजीशंस पे हमारा फॉस्फोरिक ग्रुप लगा हुआ था, बस ये इसमें डिफरेंस है। इसके साथ साथ इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ पे NAD और ये हमारा यूज़ किए जाते हैं। तो जो NAD है ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ जो NADP है वो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशंस में, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशंस में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मैलेट को ऑक्सैलेस एसिटेट में क्रैब साइकिल्स जो हमने पीछे स्टडी की थी उसमें यूज़ किया जाता है। और जो NADP है वो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब सिंथेसाइज करने में यूज़ किया जाता है, फैटी एसिड्स की सिंथेसाइज करने में यूज़ किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसाइज करने में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ DNA की सिंथेसाइज करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम होता है वो होता है हमारा लाइपोइक एसिड होता है। तो लाइपोइक एसिड हमारा सबसे पहले कैसे फॉर्म्ड होता है, क्या बनता है, तो लाइपोइक एसिड सब वो हमारी अमाइड लिंकेज बना देता है, और ये अमाइड लिंकेज हमारी बनाता है लाइसिन जो रेजिड्यू होता है एंजाइम्स की उसके साथ, जिसके कारण अमाइडो लिंकेज बन जाता है, और वो हमारे क्रेब्स साइकिल्स में एक एसिटाइल ग्रुप की तरह काम करता है। ये भी लिपोइक एसिड्स हमारा
विटामिन भी नहीं हो सकता। और कुछ एविडेंस बताते हैं कि जो लिपोइक एसिड है ये ह्यूमन के अंदर भी सिंथेसाइज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग बनाई, ये सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर 1 4 और 5 और 6, और यहाँ पे 4 5 और 6, फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ और NH। ये हमारा लिस एंजाइम, ये हमारा लिपोइक एसिड जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ जो एंजाइम होता है वो हमारा होता है TPP कोई एंजाइम हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये हमारा बनता किससे है, ये हमारा बनता है थायमीन विटामिन से, जिसका नाम हमने विटामिन 1 भी रखा हुआ है। थायमीन फॉस्फेट से ये हमारा बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट का, इसमें एक अमीनो पायरिमिडीन रिंग होती है, वो हमारे यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, और ऊपर हमारा एनिलीन ग्रुप, यहाँ पे हमारी CH2 ग्रुप लगी हुई होती है, और ये एक मिथाइलिन ब्रिज से ये जुड़ा हुआ होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी सल्फर, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप से, और यहाँ पे हमारी OH ग्रुप लगा हुआ होता है। और जो ये है ये हमारी थाइजोल रिंग है। थायो मीन्स सल्फर और आइजोल मीन्स नाइट्रोजन। थाइजोल रिंग से यहाँ पे हमारा ये अमीनो पायरिमिडीन रिंग बनी हुई है, और ये हमारी किसके साथ रिएक्ट करेगी, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7 के साथ, इसमें हमारा फॉस्फोरिक, यहाँ पे भी फॉस्फोरिक, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, OH 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 और OH इसके साथ रिएक्ट करेगी। यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा तो हमारा स्ट्रक्चर्स आगे हमारा कंबाइन हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, NH2 CH3, ये मिथाइलिन की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद फॉस्फेट ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी भी यूटिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स में हमारा चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर्स में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये इसकी प्रोसेस है वो एनर्जी की एक्सट्रैक्शंस में और कैटाबॉलिज्म स्टार्च और उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा कोएंजाइम्स और इसके बारे में। थैंक यू।